लग जा गले कैफे ये हंसी रात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, लग जा गले हे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं कि एक अधिकारी आम आदमी के बीच से निकलता है, उसके बाद वो खास बन जाता है आम आदमी की मदद करने के लिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको आम आदमी की मदद करने के लिए अधिकारी बनकर भी आम ही रहना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मैं कहूं, एक आम अधिकारी हमारे बीच मौजूद है जो आम जनता की समस्याएं सुनते हैं। हरवीर सिंह नैनीताल के एडीएम भी रह चुके हैं, रीजनल फूड कंट्रोलर। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप एडीएम भी रह चुके हैं और आपने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। नायब तहसीलदार से करियर की शुरुआत कर आज आप रीजनल फूड कंट्रोलर हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वो आम जिंदगी और उसके बाद आप अधिकारी बने, वो पूरा सफ़र शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या अनुभव आपका रहा? देखिए, एक उधम सिंह नगर ज़िले का एक छोटा सा गांव है रामेश्वरपुर, जो रुद्रपुर के पास में है। वहाँ से एक गांव में खेती करने के बाद, वहाँ गांव से पढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल में वही 10 पैसे फीस, और घर से जो है टाट लेके जाना कंधे पे रख के, और उसी को बिछा के उस पर पढ़ाई करना। उसके बाद रुद्रपुर में झा कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद भगत सिंह कॉलेज से मैंने एमए किया, जो मैंने इकोनॉमिक्स में किया था। और चूँकि मैं एक किसान परिवार की पृष्ठभूमि से हूँ, और किसान आप जानते ही हैं कि उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है, क्योंकि हमारी कृषि जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। वो केवल आसमान की ओर ताकता रहता है, बारिश, आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, गर्मी, सांप, बिच्छू, इन सब में वो रहता है, और उसके बाद वो अपनी फसल को उगाता है। तो पेशेंस मैंने देखा है, तो उसी का ये नतीजा हो सकता है। सर, आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लेकिन कब लगा कि आपको एक पीसीएस अधिकारी बनना है, या लोगों की सेवा करना है, या आपको डंडा चलाना है लोगों की मदद के लिए कुछ असामाजिक तत्वों पर? देखिए, ऐसा है कि 84 में मैंने एमए किया था, और उसी वर्ष मेरा सिलेक्शन जो है नैनीताल बैंक में हो गया था। और नैनीताल बैंक में 97 तक मैंने अपनी सेवाएं दी, और 97 में मैं एज नायब तहसीलदार मैं मुजफ्फरनगर में तैनात किया गया। कि जो मेरे साथी हैं वो मुझसे एक पद ऊपर हैं, तो सरकार ने मुझे लगभग 1.5 माह बाद मुझे प्रमोट किया, और मैं तहसीलदार हल्द्वानी बना। यहाँ 1.5 साल लगभग तहसीलदारी करने के बाद, चूँकि मैं काफ़ी सीनियर हो गया था, तो हम लोगों को जो है एक साथ प्रमोशन मिला। एसडीएम में बनाया गया कपकोट बागेश्वर, जो दूरस्थ जो कहा जाता है। और वहाँ से 2009 में, चूँकि कुंभ मेला 2010 होने वाला था, तो उसमें मेरा चयन एज जो है डिप्टी मेला अधिकारी जो है कुंभ किया गया था, जहाँ मतलब जो आनंदवर्धन सर हैं हमारे उस समय मेला अधिकारी थे, और उनकी देखरेख में 2010 का कुंभ जो है ऐतिहासिक कुंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है उसमें देखरेख में। और उसके बाद तो तमाम प्रमोशंस और ये सब सेवाएं आपने देखी हैं। मैं एडीएम नैनीताल, एडीएम देहरादून, एडीएम आपके हरिद्वार, और 2021 को पुनः मैंने जो है मैं अपर मेलाधिकारी के पद पे, जो श्री दीपक रावत हैं हमारे जो मेलाधिकारी रहे हैं, उनके साथ अभी मैं काम करके आया हूँ। सर, कुंभ के लिए आपको सम्मानित भी किया गया था, और आप जगह जगह आपको प्रमोशंस मिला, आपने पहाड़ी क्षेत्रों में काम किया, और आपकी एक ये छवि भी है लोगों के सामने कि जब भी कोई अराजक तत्व कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे आगे लाइन में होते हैं, डंडा लेकर खुद खड़े होते हैं। हालांकि अधिकारी हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन आप आगे फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं। तो उस चीज़ का क्या मकसद होता है, और वो सोच कहाँ से आती है? देखिए, चूँकि मैंने जो मेरी नौकरी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफ़ी जो है मुझे सीखने को मिला। मुझे याद है कि एक बार जो हमारी नजीबाबाद में मैं तैनात था, और मैं और मेरे एक साथी नायब तहसीलदार थे, और ईद का मौका था, 2 गुटों में संघर्ष हो गया था। मुझे याद है तब हम लोगों ने लठ लेके वहाँ पे सबको खदेड़ा था, नहीं तो वहाँ कई सारे मर्डर्स हो जाते। इसी प्रकार हल्द्वानी में भी एक मज़ार पे एक बार संघर्ष हो गया था। इवन हमारे जो जो वहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मचारी तैनात थे वो भी डर से गए, लेकिन मेरे साथ मैं उस समय सिटी मजिस्ट्रेट था, और पंकज उपाध्याय और हमारे जो है वाजपेयी जी जो हैं वो मेरे साथ थे। हम लोगों ने यहाँ भी एक लाठीचार्ज किया था,
जिसके बाद जो है वहाँ से भीड़ तितर बितर होगी और हमने जो है वहाँ शांति व्यवस्था कायम की। तो ये एक हौसला आपको रखना पड़ता है और बड़ी तेज़ी से आपको निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि रेलवे का भी अतिक्रमण आपके सामने ही है। वो एक बहुत बड़ा अतिक्रमण जो उस समय 1-1 इंच से हटा दिया गया था, हालांकि वो पुनः हो गया है, वो अलग बात है। लेकिन ये कि ये निर्णय जो है आपको तत्काल लेने होते हैं और हर चीज़ आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से चलनी चाहिए। तो ये जज्बा तो होना ही चाहिए आपके अंदर। सर आपका वो जज्बा तो सबको पता है और सब उससे सलाम करते हैं, लेकिन मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं जहां आप गाना भी गाते हैं। आपको गाने का शौक है? देखिए, चूँकि बचपन में रेडियो हुआ करते थे और मैं रेडियो लेके अक्सर चला करता था, खेत में जाऊं कहीं भी जाऊं, तो मेरे पापा मुझसे कहा भी करते थे, क्या ये गंदी आदत तुमने डाल रखी है। तो वहीं से जो है वो, चूँकि मेरी मेमोरी बड़ी शार्प थी, जैसे ही मैं गाना कोई सुनता था तो वो गाना मुझे याद हो जाता था। तो वो शौक़ तभी से बना रहा, जो मतलब आज तक कायम है। और जहाँ मुझे मौका मिलता है तो हम अपना गला साफ़ कर लेते हैं। बिल्कुल सर, तो मौका आज मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर भी दिया जाए। वैसे तो डीएम और एडीएम इनकी छवि ऐसी होती है कि वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, डंडा लेकर चलते हैं और एकदम जैसे कि आपने कहा कि निर्णय लेने होते हैं उन्हें। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आज लोग दूसरी छवि भी देखें कि आप कितने पेशेंस के साथ गाना गा सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि आप पहाड़ी में अगर आपको गाना आता है तो पहाड़ी में गाएंगे, अगर पंजाबी में आता है तो पंजाबी में गाएंगे, अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में गाएंगे। देखिए, जो डीएम या कोई एडीएम या अन्य अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, वो सभी इंसान होते हैं और सबके पास एक दिल होता है और वो सबका धड़कता है। तो अभी चूँकि हमारी लता मंगेशकर जी अभी पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहीं और एक स्वर सामग्री, और मैं नहीं समझता कि उनके बाद उनके जैसा कोई इस तरह का कोई पैदा होगा। और उनका एक गाया गीत है, लग जा गले। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे। तो सर आपने कहा कि फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है जिनके पीछे आप डंडा लेकर भागते हैं उन्हें ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि इस जन्म मुलाकात हो ना हो। तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। आप रीजनल फूड कंट्रोलर भी हैं सर। रीजनल फूड कंट्रोलर के तौर पर फिलहाल आपकी जिम्मेदारियाँ कैसी हैं, चुनौतियाँ आपके सामने क्या क्या आ रही हैं? देखिए, जो हमारे क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक होते हैं, मैं कुमायूं संभाग का प्रभारी हूँ। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी परचेजिंग होती है, जैसे धान की, चावल की, इसके बाद अभी गेहूं की आपकी परचेजिंग होने जा रही है, उसकी जो है सबसे पहली बात उसकी गुणवत्ता, उसकी पारदर्शिता, जहाँ से सामान भेजता है, चाहे वो हमारे गेहूं और चावल हो, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का पद है, जब जिम्मेवारी का कार्य है जो करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है किसान और सरकार के बीच का सामंजस्य, किसानों को समय से भुगतान हो जाए, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनका कहीं से उत्पीड़न ना हो। इसी प्रकार राइस मिलर्स हैं, उनका उत्पीड़न ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, और सरकार और राइस मिलर्स और जो हमारे किसान हैं उनके बीच जो है सामंजस्य कैसे बैठाना है, ये हमारा दायित्व होता है। सर अभी किसान आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में जो एक रिश्ता है उसमें खटास पैदा हुई, हालांकि उसको सुधारने की तमाम कोशिश की गई, तो कहीं आपको लगता है कि उसका प्रभाव भी पड़ता है, मुश्किलें आती हैं, कभी नाराज़गी झेलनी पड़ती है, कभी मामला ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ अगर आपने देखा हो? देखिए, जो हमारा भारतीय कृषक है, आप जानती हैं कि मैंने पहले भी कहा कि उसके साथ बहुत सारी जो हैं दिक्कतें होती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौसम पे डिपेंड रहता है। इस वर्ष ही देखिए, जैसे ही धान की फसल पकी उसी समय बारिश हो गई थी, उसके बाद उसकी धान तो ख़राब हुआ ही हुआ, उसके साथ मटर की फसल, जो लोगों ने मटर लगाई थी वो खेतों में ही जब दब गई। आपके प्याज की फसल, अन्य जो उस समय की फसलें हैं उस पर उसका जो काफ़ी कुप्रभाव पड़ा है।
और किसान जो है वो मैंने बताया वो बहुत पेशेंस वाला होता है। उसने बड़े पेशेंस से चाहे वो आंदोलन किया हो, लेकिन उसके बाद अच्छे नतीजे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है उनको जो है काफ़ी राहतें दी हैं। और सरकार भी चाहती है कि जो हमारा एमएसपी है, जो सरकार रेट तय करती है, वो रेट कम से कम किसान को मिले। लेकिन कई जगह ऐसे बिचौलिए हो जाते हैं, कई जगह कुछ किसान भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ किसानों में भी इस तरह के लोग आ जाते हैं जो इस तरह के कार्य करने लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा नतीजा आया और आपके सामने ही है। किसान भी खुश है, सरकार भी खुश है, जनता भी खुश है। सर आखिर में क्योंकि होली का त्यौहार है, होली के लिए लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक आम अधिकारी की तरफ से क्या संदेश होगा? देखिए, होली रंगों का त्यौहार है और जो हमारा लोकतंत्र है और हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता। तो उसका एक अच्छा नमूना पेश किया जाए, अच्छे से होली को मनाया जाए। और ये जो रंग हैं, ये सभी के जीवन में ऐसे ही रंगों का जो है मैं समझता हूँ कि पदार्पण हो, ऐसे ही आपके जीवन में रंग भरे रहें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को, जनपदवासियों को। धन्यवाद सर वक्त अपना देने के लिए। तो हरबीर सिंह से आज आपकी मुलाकात हमने करवाई है, चाहे वो एडीएम रहे हो, चाहे वो फूड कंट्रोलर रहे हों और चाहे वो नायाब तहसीलदार रहे हों। उन्होंने हर पद पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है, अपने कार्यभार को अच्छे तरीके से संभाला है। और सबसे बड़ा कारण है कि लोग इन्हें जानते हैं, इनकी सादगी के चलते एक आम आदमी इनसे बहुत आसानी से मिल सकता है, अपनी परेशानियां शेयर कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।